Welcome back, guys. Dr. Anil Walks Easy Way to Study. This is Dr. Anil. So, guys, as far as microbiology is concerned, we have completed, means from our course, we have completed our general microbiology. Means a lot of chapter yet to complete, but whatever is important means आगे का जो भी चैप्टर्स है वो समझने के लिए अपने को जितना जो भी इम्पोर्टेंट था वो हमने लगभग पढ़ लिया है। ठीक है, सो 3 चैप्टर्स हमने जो किए हैं वो उसके अंदर वो उतना नॉलेज काफ़ी है हमें आगे का समझने के लिए। ठीक है गाइज, सो इसलिए हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर और 8वां या 9वां चैप्टर हमने इस अपूर्वा माइक्रोबायल एसेंशियल माइक्रोबायोलॉजी बुक से कंप्लीट किया है। ठीक है गाइज, सो वो 3 अच्छे से रिवाइज कर लो और उसके बाद फिर अभी हम जाते हैं सिस्टेमिक माइक्रोबायोलॉजी के लिए, बिकॉज वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम क्लिनिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ओके, सो इसके लिए वो थोड़ा सा अपने को मतलब ये देगा क्या, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाए रखेगा अपना माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है गाइज, सो उसके बाद हम फिर से इम्यूनोलॉजी भी कंप्लीट करने वाले हैं और जनरल माइक्रोबायोलॉजी भी कंप्लीट करने वाले हैं पूरा। बस अभी पहले सिस्टमिक कर लेते हैं, बीच बीच में अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो जस्ट काम डाउन, कोई टेंशन मत लो, पहले ये इतना कर लो, फिर बाद में हम इम्यूनोलॉजी भी कंप्लीट करेंगे और जनरल माइक्रोबायोलॉजी और वायरोलॉजी सभी कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रोजेक्ट। आई होप यू ऑल हैव जिनको भी नहीं पता हम कि हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, सो लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ माय चैनल। सो माइक्रोबायोलॉजी के हमने 12 लेक्चर किए हैं। दिस इज़ माय यूपीएससी वर्क। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन यूपीएससी फॉर हिंदी मीडियम और इफ़ यू ओनली नीड knowledge about India, so you can listen to this. But as far as our medical is concerned, so emergency medicine से मैंने CPR का स्टार्ट कर दिया था, वो हो गया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर हमने 11 कंप्लीट कर लिया है। मेडिकल फार्माकोलॉजी के हमने 1 लेक्चर किया है। बेसिक पैथोलॉजी का हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किया है। ठीक, सो आप ये सारे देख लेना। हम अभी माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर फ़िलहाल तो फोकस कर रहे हैं, अब हम बैक आ जाएंगे ये सब में। सो सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके आगे लेके जाना है। सो गाइस, दिस इज ऑल वी हैव डन, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट आवर microbiology. Okay, so from microbiology we have we are going to start from this that chapter 21 staphylococcus. so देख लेना हमको क्या क्या कंप्लीट करना है। so this is section, maybe section outline. This is staphylococcus. We will complete then streptococcus, enterococcus, pneumococcus, neisseria, everything from here we will be completing. Okay, so don't worry guys, everything we are going to complete, just stick to this. okay, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। अपने चैनल के ऊपर ये सारा होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेफिलोकोकस, एज यू ऑल नो दैट व्हाट इज कोका है। हमने लास्ट आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। कोका है, व्हाट इज कोका है? ऑफ कोर्स सर्कुलर, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज सर्कुलर। ओके, सो आगे जाते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे, ये हम देखने वाले हैं ग्राम पॉजिटिव कोका है। ठीक है, जैसे स्टेफिलोकोकस ये एक ग्राम पॉजिटिव कोका है। ठीक है, उसको दो इसमें डिवाइड किया है, एक माइक्रोकोकैक्सियम है और स्ट्रेप्टोकोकैक्सियम है। ठीक, ग्राम पॉजिटिव कोका है। ठीक है, और ये ग्राम पॉजिटिव कोका है आर क्लासिफाइड इनटू 2 फैमिलीज। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव कोका है 2 टाइप के थे, एक स्ट्रेप्टोकोका, एक माइक्रोकोकैक्सियम। ठीक है, ये 2 फैमिली है एंड देन दे आर डिफरेंशिएटेड बाय कैटेलिस टेस्ट। अब ये डिफरेंशिएट कैसे करेगी, कौन सा माइक्रोकोकैक्सी है, कौन सा स्ट्रेप्टोकोकैक्सी? सो उसके लिए हमको कैटेलिस टेस्ट करनी पड़ेगी। अगर कैटेलिस टेस्ट पॉजिटिव आती है इसका मतलब वो है माइक्रोकोकैक्सी। अगर कैटेलिस टेस्ट नेगेटिव आती है इसका मतलब वो है स्ट्रेप्टोकोकैक्सी फैमिली से। सो इतना समझ में आया? ठीक,
माइक्रोकोकस जो है कैटलिस्ट पॉजिटिव है, ठीक है, वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो है, और ये कोकाई किस में अरेंज है, टेट्राड और क्लस्टर्स में अरेंज है, ठीक है। अगर और ये स्ट्रेप्टोकोकस ये कैटलिस्ट नेगेटिव है, ठीक है, और ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है ये भी। सो ये किस में अरेंज होते हैं, पेयर्स और चेन्स में अरेंज होते हैं। सो पेयर्स मतलब दो दो के इसमें अरेंज होते हैं, ठीक है, और वो ये कैसे होता है, टेट्राड्स, और ये ऐसे चार चार के इसमें अरेंज होते हैं, या फिर गुच्छे में होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे गुच्छे में। वैसे ये स्ट्रेप्टोकोकस कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं या फिर चेन्स में होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे एक दूसरे को चिपक के ऐसे चेन में होंगे। अंडरस्टूड। सो ये डिफरेंस है दोनों में, माइक्रोकोकैक्सिया में और स्ट्रेप्टोकोकैक्सिया में। सो अब देखेंगे तो फाइनली माइक्रोकोकैक्सिया क्या क्या है। माइक्रोकोकैक्सिया में 4 जेनेरा आता है। कौन सा जेनेरा आएगा, एक माइक्रोकोकस आएगा, दूसरा आएगा स्टोमेटोकोकस आएगा, तीसरा आएगा प्लानोकोकस, और चौथा आएगा सबका फेवरेट स्टेफिलोकोकस, ठीक है। सो कौन कौन से आएंगे गाइज, एम से आएगा माइक्रोकोकस, एसटी से आएगा स्टोमेटोकोकस, पीएल से आएगा प्लानोकोकस, और एसटी या फिर स्टैफ से आएगा स्टेफिलोकोकस। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं माइक्रो लेवल का जो एसटी है, एसटी समझता है तुमको, एसटी जैसे अभी इन महाराष्ट्र दिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है ना, जो लाल डिब्बा बस, तो उसको हम लोग एसटी बोलते हैं, ठीक है। सो वो एसटी कैसी होगी, माइक्रो साइज की, ठीक है, माइक्रो साइज की एसटी होती है। अब याद रखने के लिए बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, बहुत बड़ी होती है वैसे। सो माइक्रो एसटी मीन्स टोमेटोकोकस, ठीक है, माइक्रो स्टोमेटो का हो गया, माइक्रो एसटी मतलब छोटी एसटी है, मतलब छोटी बस है वो, और वो प्लान करती है, ठीक है। माइक्रो एसटी प्लान टू किसको लेके जाना है, उसको स्टाफ को। स्टाफ आदमी का आदमी है जो प्लान कर रहा है माइक्रो एसटी में जाने का। सो आई होप तुमको याद आ गया इसके, ये सारे याद हो गए फैमिली। माइक्रोकोकैक्सिया कंप्राइज, माइक्रोकोकैक्सिया क्या है, स्टाफ नाम का जो आदमी है, ठीक है, स्टाफ नाम का जो आदमी है वो छोटी मतलब माइक्रो एसटी में, ठीक, घूमने का प्लान करता है, ठीक। सो ये प्लान से आएगा प्लानोकोकस, एसटी से आएगा स्टोमेटोकोकस, और माइक्रो से आएगा माइक्रोकोकस, ठीक है। सो माइक्रोकोकस, स्टोमेटोकोकस, प्लानोकोकस और स्टेफिलोकोकस, ओके। अब ये स्टोमेटो से, स्टोमा मतलब आपको पता है बॉडी, सो स्टोमा मतलब क्या करता है, वो स्टेफिलो अपनी पूरी बॉडी का प्लान करता है माइक्रो एसटी में घुमाने का, ठीक है गाइज। ओके गाइज, सो देखते हैं अभी माइक्रोकोकस, ठीक है। सो ये माइक्रोकोकस जो है वो है स्किन कमेंसल है। तो स्किन कमेंसल के बारे में मैंने लास्ट टाइम या फर्स्ट वीडियो देखना, उसके अंदर हमने देख बनाया था। स्किन कमेंसल मतलब क्या, जो हमारे बॉडी के ऊपर रहते हैं लेकिन वो अपना पैथोजेनिक नहीं होते, ठीक है। सो माइक्रोकोकस स्किन कमेंसल है यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विद ह्यूमन इन्फेक्शन। सो ये ऑफ कोर्स माइक्रो है तो 1 से चालू हो जाएगा, माइक्रो साइज है इसका 1 to 1.8। उसके बाद अरेंज इन द टेट्राड्स, ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो है, कैन यू सी दिस, माइक्रोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में हमने डिफरेंशिएट देखा था। सो माइक्रोकोकस जो थे वो टेट्राड्स और क्लस्टर में थे ऑफ कोर्स। सो माइक्रोकोकस क्या हो जाएगा, मतलब माइक्रोकोकैक्सिया फैमिली और स्ट्रेप्टोकोकैक्सिया फैमिली का देखा था, ठीक है। तो दोनों के फैमिली में डिफरेंस होगा, तो माइक्रोकोकैक्सिया फैमिली का टेट्राड्स और क्लस्टर में होगा, वैसे ही इसके ये जो सारे हैं, ठीक है, ये सारे में तुमको 1 to 1.8 माइक्रोमीटर की साइज मिलेगी, और 1 मीन्स माइक्रोकोकस का हम देख रहे हैं, ठीक है। ओके गाइज, सो दिस इज अरेंज इन टेट्राड्स, ओके। सो उनको ये ऑब्लिगेट एरोब्स है, ठीक। सो ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं,
और फैकल्टेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया। सो प्लीज़ गो एंड लुक दैट। वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव पैटर्न शो करते हैं। ठीक है, कब ऑक्सीडेटिव पैटर्न शो करेंगे, जब ये टेस्ट करेंगे। ठीक है, सो ये टेस्ट का नाम क्या है, हग एंड लेफ्सन्स ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेटिव टेस्ट। ठीक, सो ये हो गया माइक्रोकोकस स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, माइक्रोकोकस स्पीशीज का। और ये फैमिली कौन सी है, माइक्रोकोकैक्सिए फैमिली। ठीक है, अब ये माइक्रोकोकैक्सिए के अंदर दूसरा कौन जाएगा, स्टोमेटोकोकस आएगा और प्लानोकोकस आएगा। ठीक, सो इसके बारे में हो गया। सो माइक्रोकोकस हो गया, फिर बाद में स्टोमेटोकोकस और प्लानोकोकस। इसके बारे में अगर जब देखेंगे तो ये हमारे लिए पैथोजेनिक नहीं है। सो वी विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दैट, बिकॉज जो हमको पैथोजेनिक होंगे हमारे लिए वही हम पढ़ने वाले हैं, राइट, ऑफ कोर्स। सो हमारा एम तो वही है ना। सो उसके बाद लास्ट में आता है स्टेफिलोकोकस। ठीक है, सो ये स्टेफिलोकोकस जो है ये ज़्यादातर हमारे लिए पैथोजेनिक है, ये पूरे माइक्रोकोकस ये फैमिली के अंदर। ठीक, सो उसके अंदर अगर हम देखेंगे, सो स्टेफिलोकोकस स्पीशीज दे आर अरेंज इन क्लस्टर। ऑफ कोर्स ये एक तो टेट्रार्स में है या फिर क्लस्टर्स में, तो ये स्टेफिलोकोकस है जो क्लस्टर्स में है। ठीक है, ये इसकी फैमिली कौन सी आ गई, ऊपर देखा हमने माइक्रोकोकैक्सी। ठीक है, और वो एक फर्मेंटेटिव पैटर्न दिखाएंगे। ठीक है, किसमें फर्मेंटेटिव पैटर्न दिखाएंगे, जब हम ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेटिव टेस्ट करेंगे। ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेटिव टेस्ट करेंगे तो माइक्रोकोकैक्स ने क्या दिखाया था, ऑक्सीडेटिव पैटर्न दिखाया था। वही स्टेफिलोकोकस क्या दिखाएगा, फर्मेंटेटिव पैटर्न दिखाएगा। ठीक है, जब ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेटिव टेस्ट करेंगे। अंडरस्टूड? सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सो स्टेफिलोकोकस स्पीशीज आर अरेंज इन क्लस्टर्स। ऑफ कोर्स ये क्लस्टर में अरेंज है, ये हमने देखा है। उसके बाद ये भी हमने देख लिया कैसे पैटर्न दिखाता है। ठीक है, अब स्टेफिलोकोकस स्पीशीज के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे स्टेफ ऑरियस है, ठीक है, सेप्रोफाइटिकस है, लुरजेनेसिस है, ठीक है, स्टेफ स्क्लेफेरी है, स्टेफ हिमेलोटिकस है और स्टेफ वार्नेरी। ठीक है, सो इसके अंदर और उसके बाद और एक स्टेफ एपिडर्मिडिस है। सो इसके सब के अंदर अगर हम देखेंगे तो स्टेफ ऑरियस जो है वो ज़्यादा पैथोजेनिक है। ठीक है, फॉर ह्यूमंस दिस इज द मोस्ट पैथोजेनिक। सो इट प्रोड्यूसेस द एंजाइम कोआगुलेज। क्यों पैथोजेनिक है, बिकॉज ये कोआगुलेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और यहीं से हमको कोआगुलेज टेस्ट का पता चला। ठीक, अगर हम लोग कोआगुलेज टेस्ट करेंगे तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव आएगा और बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। सो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया स्टेफिलोकोकस को, एक स्टेफिलोकोकस कोआगुलेज टेस्ट पॉजिटिव और दूसरा कोआगुलेज टेस्ट नेगेटिव। ठीक है, कोआगुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोकस और कोआगुलेज पॉजिटिव स्टेफिलोकोकस। पॉजिटिव स्टेफिलोकोकस कौन होता है, स्टेफ ऑरियस इज द कोआगुलेज पॉजिटिव स्टेफिलोकोकस। और कोआगुलेज नेगेटिव जो होते हैं वो ज़्यादा रेयरली पैथोजेनिक होते हैं, मतलब कभी कभी पैथोजेनिक होते हैं। कब पैथोजेनिक होंगे, सिर्फ तभी होंगे जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होगा, मतलब जब उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी तभी ये ऑर्गेनिज्म जो कोआगुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोकस है वो उसको डिजीज़ या फिर इन्फेक्ट कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद एपिडर्मिडिस, उसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो एपिडर्मिडिस जो है वो एक ज़्यादा कॉमन कॉज करेगा इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद ये सेप्रोफाइटिकस कॉज करेगा, लुडनेसिस कॉज करेगा, एस स्क्लेफेरी कॉज करेगा, एस हेमेलिटिकस कॉज करेगा, एस वार्नेरी कॉज करेगा। सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज ए इन्फेक्शन टू मैन, ओके, व्हेन इम्यूनिटी इज लेस। ओके, लेकिन ये जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो ज़्यादा पैथोजेनिक है। ठीक है, सो हो गया हमारा माइक्रोकोकैक्सी फैमिली के अंदर 4 का 4 हमने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका क्या है। सो ये स्टेफिलोकोकस जो है, ठीक, मेक श्योर गाइज वी आर ओनली स्टडिंग नाउ व्हाट वी आर स्टडिंग, वी आर ओनली स्टडिंग माइक्रोकोकैक्सी। ठीक है, सो स्ट्रेप्टोकोकैक्सी फैमिली हम लोग ने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? ठीक, सो अभी हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में क्या आएगा, ये फर्स्ट ऑब्जर्व कहाँ पर मिला था, एक पर्स के अंदर। पर्स मतलब पता है ना, जो समझ लो कुछ इन्फेक्शन हो गया तो उसके अंदर जो पीला पीला वाइट डिस्चार्ज दिखता है वो होता है पर्स। ठीक है, सो पर्स, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व इन पर्स बाय किसने, वॉन रैटलिंगहॉसन। वॉन रैटलिंगहॉसन ने ये पर्स के अंदर फाइंड आउट किया स्टेफिलोकोकस को। ठीक है, कब फाइंड आउट किया था,
1871 में। ओके, उसके बाद वो फर्स्ट उसका कल्चर किया, कल्चर के ऑफकोर्स कल्चर मतलब क्या, उसका ग्रोथ किया। तो वो उसका ग्रोथ कब किया, किसके अंदर किया, लिक्विड मीडियम यूज़ किया उसके लिए। किसने किया था वो, लुइस पाश्चर ने किया था। सो 1871 में ये वॉन बैकलैंगहॉसन ने 1871 में ये फाइंड आउट किया, और इसका कल्चर उसके 9 साल बाद मतलब 1880 में लुइस पाश्चर नाम के बंदे ने, मतलब लुइस पाश्चर के बारे में सबको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर जो है इस बुक का उसके अंदर मेंशन है, हमने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया, ठीक है। सो उसने इसका कल्चर बना दिया, ठीक है गाइस। सो नाउ फिर हम देखते हैं उसका और थोड़ा सा ग्रीक के अंदर उसको क्या बोलते हैं। सो ग्रीक के अंदर स्टेफिलो का मतलब क्या होता है, स्टेफाइल। स्टेफाइल का मतलब होता है बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर, सो अंगूर का गुच्छा, सो बंच ऑफ ग्रेप्स। स्टेफिलो मतलब, स्टेफाइल मतलब क्या होगा, बंच ऑफ ग्रेप्स। और कोकक्स मतलब क्या होगा, बेरी, ठीक है। कोकक्स मतलब क्या, बेरी। सो बेरी जो होती है, छोटी छोटी बेरी होती है ना, सो वैसा ये बंच ऑफ ग्रेप्स और लुक लाइक बेरी, ठीक है। सो बाय ये किसने बताया था, ये नेम किसने दिया, ये अलेक्जेंडर, सर अलेक्जेंडर ऑंगस्टन, सर अलेक्जेंडर ऑंगस्टन ने दिया। कब दिया, 1880 में। और 1880 में ही उसका कल्चर मीडियम, लिक्विड मीडियम के अंदर लुइस पाश्चर ने किया था। और ये 1880 में ही सर अलेक्जेंडर ऑंगस्टन ने ही उसको नाम दिया स्टेफिलोकोकस, ठीक है। उसके बाद और रोजनबैक आया। सो ये रोजनबैक ने एक 4 साल बाद 1884 में वो 2 स्पीशीज फाइंड आउट किए स्टेफिलोकोकाई की, ठीक है। किसके बेसिस पे, पिगमेंटेशन के बेसिस पे, ठीक है। वो कॉलोनीज का पिगमेंटेशन के बेसिस पे उन्होंने 2 स्पीशीज फाइंड आउट किए इसके। एक है स्टेफ ऑरियस, ठीक है, जिसको उन्होंने बोला गोल्डन येलो कॉलोनीज। पिगमेंटेशन मतलब कलर ना, सो येलो कलर की फैमिली मतलब गोल्डन येलो कलर की कॉलोनी, सो गोल्डन येलो कॉलोनी। और दूसरा एस अल्बस नाम का, सो ये जो होती है वाइट कॉलोनीज होती है, इसको बोला वाइट कॉलोनीज। सो अगर हमको एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर, किसके ऊपर, रोजनबैक ने उनको नाम दिया, ठीक है, और उसको डिवाइड किया किसके ऊपर बेसिस पे, पिगमेंटेशन। ये इसके ऊपर एक उसे, और कौन कौन से थे वो, एक गोल्डन येलो फैम कॉलोनीज और वाइट कॉलोनीज में। और लेकिन गोल्डन येलो कॉलोनीज को क्या बोला उसने, स्टेफ ऑरियस बोला, और वाइट कॉलोनीज को उसने क्या बोला, एस अल्बस बोला, ठीक है। सो उसके बाद आता है लेटर पेसेट, ठीक है, लेटर पैसेट आता है, लेटर पैसेट। लेटर पैसेट का बंदा 1 साल बाद ही बोलता है कि नहीं वहां पर एक थर्ड स्पीशीज भी है, ठीक है। इसने क्या बोला था रोजनबैक ने कि 2 स्पीशीज है, 2 स्पीशीज उसने गोल्डन येलो कॉलोनीज का किया, वाइट कॉलोनीज का किया, और उसको नाम भी दे दिए। स्टेफोरियस को उसने गोल्डन येलो कॉलोनीज बोला, एस अल्बस को उसने वाइट कॉलोनीज बोला। लेकिन लेटर पैसेट आता है वो 1 साल के बाद बोलता है नहीं भाई वहां पर एक और स्पीशीज है, तो उसने एस साइट्रियस नाम दिया उसको। सो एस साइट्रियस उसने ढूंढ के निकाला, और उसको उसने पिगमेंटेशन के बेस पे और एक नाम दिया, क्या नाम दिया, लेमन येलो कॉलोनीज। सो ये लेमन येलो और गोल्डन येलो, ठीक है। सो ये लेमन येलो कॉलोनीज नाम दिया उसने, किसको नाम दिया, एस साइट्रिस। अब साइट्रस पता है, तो ये लेमन यहाँ से आ गया और येलो, ठीक है। सो ये हिस्टोरिकल बेसिस भी अपने को याद हो गया। अब हम आगे जाएंगे, देखेंगे स्टेफिलोकोकस ऑरियस के बारे में, ठीक है। ऑफकोर्स ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो यहाँ हमने देखा था ये मोस्ट पैथोजेनिक है हमारे लिए, तो उसके डिटेल में हमको पढ़ना पड़ेगा ना, सो हम उसके डिटेल में अब पढ़ेंगे। अब हमको पता है वो कोगुलेस टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है, कोगुलेस नाम का एंजाइम सीक्रेट करता है, इसलिए वो कोगुलेस टेस्ट पॉजिटिव है। दो इट इज़ अ माइक्रोकोकैक्शिया फैमिली के अंदर आता है, ठीक है। सो इसलिए वो कैटेलेस टेस्ट भी पॉजिटिव है, ठीक है। और ये फैकल्टेटिव एनेरोब है, ठीक, फैकल्टेटिव एनेरोब है। फैकल्टेटिव एनेरोब क्या होता है, मतलब ये बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहेगा, ठीक है, मतलब वहीं काम करेगा। उसके बाद नॉन मोटाइल है, मतलब नॉन मोटाइल है मतलब क्या है, इसके अंदर फ्लैजुला नहीं होगा। मोटिलिटी का फंक्शन किसका है, फ्लैजुला का है ना। सो उसके बाद नॉन स्पोरिंग है, इसका मतलब ये स्पोर फॉर्म नहीं कर पाएगा, स्पोरुलेशन नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, इसलिए ये नॉन स्पोरिंग भी है। सो उसके बाद ये कैप्सुलेटेड है, मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि ये कैप्सुलेटेड भी है। सो हमको स्टेफ ऑरियस के बारे में, स्टेफ ऑरियस के ये कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया, ठीक है। कौन कौन से है कैरेक्टरिस्टिक, पहले तो ये कैटेलेस पॉजिटिव है जो पूरे फैमिली का है। उसके बाद कोगुलेस पॉजिटिव है, कोगुलेस पॉजिटिव ये माइक्रो स्टेफिलोकोकस स्पीशीज के अंदर एस जो डिफरेंशिएटेड आया था कोगुलेस टेस्ट के बाद में आता है, ठीक है। उसके बाद फैकल्टेटिव एनेरोब है, तो ऑफकोर्स फैकल्टेटिव एनेरोब है। नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोरिंग है।
और ओकेजनली कैप्सुलेटेड है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखेंगे आगे कि दे आर स्फेरिकली कोका है, ऑफकोर्स कोका है मतलब गोल है ना, राउंडेड शेप है, स्फेरिकल कोका है। एंड उसका जो साइज है ऑफकोर्स माइक्रोकोकेक्सी फैमिली में आएगा तो 1 to 1.8 में आता है ना। ठीक है, सो वैसा ये 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर आएगा। ठीक है, और उसका ऑफकोर्स जो स्टेफिलोकोकस जो उसके नाम में ही लिखा है ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में होते हैं। ठीक है, क्लस्टर में होंगे। फिर दीज अरेंजमेंट इज ड्यू टू cell division in the S aureus occurs in multiple planes with the daughter cells remaining close together. So I think you all have understood this. This arrangement is due to cell division. ठीक है, सेल डिवीजन की वजह से एस ऑरियस की ये अरेंजमेंट हो गई है और ये मल्टीपल प्लेन्स के अंदर होता है विद द डॉटर सेल्स रिमेनिंग क्लोज टुगेदर। डॉटर सेल्स कैसे होते हैं, एक गुच्छे में होते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। मल्टीपल प्लेन्स होते हैं और वो डॉटर सेल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से नज़दीक नज़दीक में होता है। सेल डिवीजन होने के बाद में ऐसे ऐसे यहाँ पर होगा, उसके बाद यहाँ पर होगा, उसके बाद यहाँ पर होगा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना वैसे यहाँ पर होगा। उस तरीके से ये इसलिए इसको क्लस्टर्स में हो दिया है। ठीक है, और ये सेल डिवीजन के बाद अपने को पता चलता है, इसलिए ये नाम दिया है। उसका साइज़ क्या होगा, 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, डायमीटर है उसका। अब देखते हैं, ये ऑफकोर्स गोल्डन येलो पिगमेंटेशन के अंदर रहता है। ये किसने बताया था, ये किसने बताया था, अलेक्जेंडर ने बताया था ना, नहीं रोजनबैक ने बताया था, सॉरी। सो रोजनबैक ने क्या किया था, पिगमेंटेशन के बेसिस पे एस ऑरियस को क्या बोला, गोल्डन येलो बोला। ठीक है, सो उसी तरीके से इसलिए एस ऑरियस अकर्स ये हो गया, गोल्डन येलो पिगमेंटेशन है। ठीक है, ऑन न्यूट्रिएंट आकार, अगर न्यूट्रिएंट आकार के अंदर उसको माउंट किया या फिर कल्चर किया तो हमको दिखेगा ये गोल्डन येलो है। और बीटा हिमोलिटिक कॉलोनीज ब्लड आकार के अंदर दिखेगी अपने को उसकी। ठीक है, सो ये आकार के अंदर अगर जब हम लोग न्यूट्रिएंट आकार के अंदर करेंगे तो गोल्डन येलो पिगमेंटेशन दिखेगा और बीटा हिमोलिटिक कॉलोनीज हमको ब्लड आकार के अंदर दिखेगी इसकी। ठीक है, अब ये गाइस थोड़ा सा ये आकार के बारे में थोड़ा सा बस सुन लो, देख लो, ध्यान में रखो कि ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा होता है, बस इतना याद रखो। ठीक है, उसके पीछे का जो है वो जनरल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे, फिलहाल हम इसके इंफॉर्मेशन के बारे में याद रखें। ठीक, सो एस ऑरियस इज द मोस्ट विरुलेंट स्पीशीज। विरुलेंट स्पीशीज मतलब क्या, इन्फेक्शन कॉज करेगा बहुत ज़्यादा और वो मरेगा नहीं जल्दा, मतलब उसके जो फैगोसाइटोसिस था इसका बहुत लेस्ट होगा। क्यों होगा, तो स्टेफिलोकोकस के अंदर सबसे एस ऑरियस से सबसे ज़्यादा कॉज करेगा इन्फेक्शन और प्रोड्यूसेस द इन्फेक्शन विच रेंज फ्रॉम द लोकलाइज पायोजेनिक इन्फेक्शन टू लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टमिक इन्फेक्शन टू मैन। सो ये क्या क्या कर सकता है, एक तो लोकल इन्फेक्शन भी कर सकता है, ठीक है, या फिर जनरल इन्फेक्शन भी कर सकता है पूरे बॉडी में। ठीक है, सो जनरल इन्फेक्शन मतलब पता है ना, सिस्टमिक इन्फेक्शन, तो सिस्टमिक इन्फेक्शन मतलब ब्लड के अंदर भी इन्फेक्शन करेगा, ब्लड के अंदर में गया मतलब वो सिस्टमिक इन्फेक्शन हो गया। ठीक, या फिर लोकलाइज मतलब एक लोकल लेवल पे, जैसे ये अपर लिम है तो यहाँ पर अगर कुछ हो गया तो यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया लोकलाइज इन्फेक्शन। और वही अगर ब्लड के अंदर चला गया तो पूरे जनरलाइज इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो ये इसलिए इसकी विरुलेंसी बहुत है। सो इट्स इम्पोर्टेंस as a human pathogen is greatly enhanced, especially in the hospital environment, because it is ability to develop a drug resistance. So ये hospital environment इसकी importance ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये drug resistance is has the ability to produce drug resistance, मतलब ये drug resistance भी है। मतलब आज अगर समझ लो कोई एक एंटीबायोटिक है, ए नाम का समझ लो एक एंटीबायोटिक है, ये क्या करेगा, स्टेफ ऑरियस को मार देगा। ठीक है, कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि ये एस ए नाम का जो एंटीबायोटिक है इसको मार नहीं पाएगा, मतलब ये एस ऑरियस ने इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया। सो हमको दूसरा एंटीबायोटिक ढूंढना पड़ेगा इसको मारने के लिए। सो उस तरीके से ये एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस भी, ड्रग को रेजिस्टेंस भी कर बना के डेवलप कर सकता है उसके बाद। सो अब विरुलेंस फैक्टर क्या है उसका, विरुलेंस फैक्टर्स क्या है, ये विरुलेंस वगैरह ये सब हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आई थिंक कंप्लेंट किया है। ठीक है, सही, प्लीज़ जाके देखना। सो एस ऑरियस के अंदर बहुत सारे विरुलेंस फैक्टर है। ठीक है, देखिएगा हम लोग ये टेबल के अंदर है। ठीक, सो अभी देखना है, चलो ठीक है अभी देख लें। सो 21.1 के अंदर हम लोग को पता चलेगा कि उसके विरुलेंस फैक्टर क्या है। ऑफकोर्स विरुलेंस फैक्टर के अंदर हम लोग ने सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकान तो होता ही है, टिकोइक एसिड है, सेल सरफेस एडेसिन है, उसके अंदर क्लम्पिंग फैक्टर्स है और प्रोटीन है। ये सारे सेल वॉल के अंदर है और ये सारे विरुलेंस फैक्टर्स है। ठीक है गाइज, उसके बाद एक प्रोक्सिन प्रोड्यूस करता है ये,
कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, हीमोलाइसिन और ल्यूकोसिडिन। ठीक है, हीमोलाइसिन कौन सा, अल्फा हीमोलाइसिन, बीटा हीमोलाइसिन, गामा हीमोलाइसिन, डेल्टा हीमोलाइसिन, ये नाम का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, सेल में उसका मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, और पेंटॉन वैलेंटाइन टॉक्सिन, पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन, वैलेंटाइन 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 इसका मतलब ऐसा समझो कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, तो उसके अंदर ये डिजीज कॉज कर सकता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ये पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन आता है। सो ल्यूकोसिडिन, ठीक है, सो ल्यूकोसिडिन है। उसके बाद हीमोलाइटिक टॉक्सिन भी है इसके अंदर। हीमोलाइटिक टॉक्सिन क्या है, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स है, एंटेरोटॉक्सिन्स है। उसके बाद TSST, TSST मतलब टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। सो ये TSST, सो टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, ठीक है, ये फॉर्म करेगा। उसके बाद देखेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स के अंदर कॉग्लेज है, ठीक। उसके बाद हीट स्टेबल थ्रोम्बोन्यूक्लियस भी बना प्रोड्यूस करेगा, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस भी प्रोड्यूस कर सकता है, और स्टेफिलोकाइनेज या फिर फाइब्रिनोलाइसिन नाम का एंजाइम भी बना सकता है, और अदर हाइलुरोनिडेज, लाइपेज और प्रोटीएज। दीज आर द enzymes which heat can secrete and cause infections or maybe may cause. These are the, this adds a virulence factor, this has multiple virulence factors. Okay guys, so अब देखते हैं हम बैक टू हमारे ये लेवल पे। सो सेल एसोसिएटेड फैक्टर्स कौन से, विरुलेंस फैक्टर्स के अंदर हम लोग ने पहला सेल एसोसिएटेड फैक्टर देख लिया, पहले नाम पढ़ लिया ना हम लोग ने। यहाँ पर देखो सेल एसोसिएटेड फैक्टर ये कौन से होता है, पेप्टिडोग्लाइकन, टिकोइक एसिड, सेल सर्फेस एडेसिन और प्रोटीन। सो अब हमको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर नाम जो है वो देख लेंगे। एक लाइक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे हमने लास्ट इसके अंदर देखा था एनाटॉमी में इसके, कि सेल वॉल के अंदर स्टेफिलोकोकस के ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। तो ग्राम पॉजिटिव का जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है वो बहुत थिक होता है, ठीक है, और उसके अंदर टिकोइक एसिड होता है, ठीक। So Staphylo aureus has additional factors in the cell wall such as protein A and the clumping factor. ठीक, has additional factors in the cell wall such as protein A and clumping factor. Protein A भी है उसके अंदर और clumping factor भी है, ये उसके अंदर मिलेगा। अब देखते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। अब ये अदर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में भी मिलेगा पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ द स्टेफिलोकोकस इज अ थिकर, ऑफ कोर्स 15 से 80 नैनोमीटर का होता है, और वो ज़्यादा लेयर थिक भी होता है, 100 नैनोमीटर तक भी उसका जा सकता है साइज, ठीक है। इसके वजह से रिजिडिटी मिलती है सेल वॉल को, और इसके वजह से वो शेप भी मेंटेन करता है, ठीक है। सो इट कन्फेस द रिजिडिटी टू सेल वॉल एंड मेंटेन्स द शेप, ठीक है। इट इंड्यूसेस द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ऑफ कोर्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इंड्यूस करेगा, एंड ऑल्सो हैज़ अ एंडोटॉक्सिन लाइक एक्टिविटी, एंडोटॉक्सिन की तरह भी इसकी एक्टिविटी है, ठीक है। नाउ टिकोइक एसिड, सो टिकोइक एसिड ये राइबिटॉल फॉस्फेट पॉलीमर्स से बना हुआ आता है। राइबिटॉल फॉस्फेट पॉलीमर्स ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द एडेजन ऑफ कोकाई टू म्यूकोजल सरफेस एंड इनहिबिट्स द ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन हमने फिजियोलॉजी में देखा था, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन एडेजन ऑफ कोकाई एंड टू म्यूकोजल सरफेस, ठीक है। तो मतलब म्यूकोजल सरफेस से एडेज्ड होने के लिए ये काम करेगा, ठीक है। और ऑप्सोनाइजेशन से मतलब इसका जो है मतलब ये पानी इसके अंदर आने से ये बचाएगा, ठीक है, मतलब स्वेल होने से ये बचाएगा उसको, ठीक है। आगे सेल सरफेस एडेजन, सेल सरफेस एडेजन मतलब क्या है, इसके अंदर क्लम्पिंग फैक्टर जो है हमने देखा था, ये कॉग्लेज है इसके अंदर, सो बाउंड कॉग्लेज है, सो इट इज़ द फाइब्रिनोजीन बाइंडिंग एडेजिन, ठीक है। ये क्लम्पिंग फैक्टर क्या है, फाइब्रिनोजीन को बाइंडिंग एडेजिन, फाइब्रिनोजीन बाइंडिंग एडेजिन, एंड ये है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइड कॉग्लेज रिएक्शन। तो स्लाइड कॉग्लेज रिएक्शन ये कॉज करेगा, ठीक है। सो आगे फाइब्रिनोनेक्टिन बाइंडिंग एडेजिन ये भी है इसके अंदर। सरफेस एडेजन के अंदर क्या क्या आएंगे, फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडेजिन और कोलेजन बाइंडिंग एडेजिन, ये तीन है। फाइब्रिनोनेक्टिन, फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडेजिन, उसके बाद यहाँ पर फाइब्रिनोजिन बाइंडिंग एडेजिन, और थर्ड कोलेजन बाइंडिंग एडेजिन। सो इनसे ये बाइंड कर लेगा, ठीक है।
सो ये इसके अंदर से जो फाइब्रिनोजिन बाइंडिंग एडेजिन है वो स्लाइड कोगुलेज रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, इसके अंदर एमसीक्यू बन सकते हैं। सेल सरफेस एडेसिन में कौन कौन से आते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अंदर, तो ये 3 आते हैं, याद रख लेना। ठीक है, देयर आर सम लॉट ऑफ थिंग टू रिमेंबर। सो अब आ गया प्रोटीन ए। प्रोटीन ए के अंदर हम क्या बोलेंगे, दिस पी ए। ठीक है, सो स्टेफिलोकोकस का है इसलिए एस पी ए बोल सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, प्रोटीन है। सो ये 42 KDA पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, 42 KDA पॉलीपेप्टाइड एंड एनकोडेड बाय SPA जीन्स। सो इसके अंदर SPA जीन्स होता है इसलिए इसको हमने SPA बोला है यहाँ पर। ठीक है, सो प्रोटीन ए इज एनकोडेड बाय दिस जीन SPA जीन्स। ठीक है, MCQ बन सकता है इसके अंदर। ठीक, सो इट इज प्रेजेंट ऑन 90 to 99 ऑफ ह्यूमन एस ऑरियस स्टेज, स्पेशली द कोवान 1 स्ट्रेन्स। ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट 90 to 99% ऑफ ह्यूमन एस ऑरियस स्ट्रेन्स। तो एस ऑरियस के स्ट्रेन्स होते हैं ह्यूमंस के। ठीक है, तो 99% के अंदर ये अपने को SPA जीन्स के प्रोटीन ए हमको मिल जाएंगे। ठीक है, सो कोवान 1 स्ट्रेन्स के अंदर तो स्पेशली रहेगा। ठीक, सो प्रोटीन ए हैज़ अ मेनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। सो अब इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे एंटी कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री जो ये है ना वो है। उसके बाद केमोटैक्टिक, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम पता है ना, जैसे इम्यूनिटी के लिए। सो इम्यूनिटी से ह्यूमन इम्यूनिटी को के अगेंस्ट काम करेगा, एंटी कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके बाद केमोटैक्टिक है, कीमोटैक्टिक मतलब केमिकल, कीमोटैक्सिस केमिकल अट्रैक्शन, सुबह ये चलेगा। माइटोजेनिक है, माइटोसिस होगा। उसके बाद इनहिबिशन ऑफ ऑप्सनाइजेशन, मतलब ऑप्सनाइजेशन होने नहीं देगा वो सेल बैक्टीरिया का। और इंडक्शन ऑफ प्लेटलेट डैमेज, तो प्लेटलेट को डैमेज करेगा। सो इसका मतलब ब्लीडिंग कंडीशन इंक्रीज हो जाएगी पेशेंट के अंदर। पेशेंट विल गेट मोर प्रोन टू ब्लीडिंग बिकॉज प्लेटलेट डैमेज हो जाएंगे। ठीक, ऑप्सनाइजेशन नहीं होगा मतलब वो मरेगा नहीं जल्दी, उसका ऑप्शनाइजेशन नहीं होगा। माइटोजेनिक जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कीमोटैक्टिक है। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इम्यूनिटी के अगेंस्ट भी ये काम करेगा। सो प्रोटीन ये कि ये सारे प्रॉपर्टीज़ है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा विरुलेंट है। ठीक है, सो मीडिएट्स अ कोआगुलेटिनेशन रिएक्शन, कोआगुलेटिनेशन मीडिएट्स कोआगुलेटिनेशन रिएक्शन। सो प्रोटीन ए बाइंड करेगा FC रीजन ऑफ IgA इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडीज को। ठीक, इम्यूनोग्लोबिन IgG एंटीबॉडीज जो होगा उसके FC रीजन को ये प्रोटीन ए बाइंड करेगा। ठीक, उसके बाद और वो छोड़ेगा, बाइंड करने के बाद व्हाट दे लीव FAB रीजन फ्री। ठीक है, मतलब FAB रीजन को नहीं ज्वाइन करेगा, वो सिर्फ ज्वाइन करेगा FC रीजन को बाइंड करेगा। ठीक है, सो दिस FAB रीजन फ्री विच विल बाइंड टू करस्पॉन्डिंग एंटीजन प्रेजेंट इन द क्लिनिकल सैंपल्स। ये चैप्टर 12 में हम लोग ज़्यादा देखेंगे। सो ये क्या करेगा, ये जो FAB रीजन जो है वो क्लिनिकल सैंपल्स के अंदर हम लोग वो देखेंगे तो वो करस्पॉन्डिंग एंटीजन प्रेजेंट उससे बाइंड करेगा। ये FAB रीजन को फ्री रखेगा, ये कहाँ जाएगा एक दूसरे एंटीजन को जाकर बाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दिस वन। ये हो गया ना हमारा, ये सारे हो गए। अब देखते हैं हम माइक्रो कैप्सूल्स। सो माइक्रो कैप्सूल्स के अंदर सम स्ट्रेन्स ऑफ द S aureus हैव पॉलीसैकेराइड माइक्रो कैप्सूल्स। ऑफ कोर्स स्ट्रेन्स के अंदर पॉलीसैकेराइड माइक्रो कैप्सूल्स है विच इनहिबिट द फैगोसाइटोसिस। ऑफ कोर्स फैगोसाइटोसिस का इनहिबिट करेगा। कैसे इनहिबिट करेगा, बाय न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिस करेगा ना तो उसको ये इनहिबिट करेगा कैप्सूल्स। ठीक है, सो द कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड आर स्विजिटेरियन। जिन भी लोगों का केमिस्ट्री अच्छा है उनको ज्विटेरियन आयन पता होगा। ठीक है, सो ज्विटेरियन से वो
दैट इज दे हैव अ बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। सो ड्यूटेरियम आयन कौन सा होता है, ड्यूटेरियम आयन जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों होता है, ठीक है। सो विच इज़ अ फीचर दैट इज अ क्रिटिकल फॉर द एब्सिस फॉर्मेशन। सो ये ड्यूटेरियनिक फीचर जो है, ड्यूटेरियनिक आयन का फीचर जो है वो एब्सिस फॉर्मेशन के लिए वेरी क्रिटिकल है, ठीक है। सो दिस इज द वन कैच पॉइंट हियर, ठीक है गाइस। सो बाकी देखेंगे टॉक्सिन्स के बारे में। सो टॉक्सिन्स के अंदर देखेंगे तो मेम्ब्रेन टॉक्सिन, मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन हीमोलाइसिन करेगा ये। सो हीमोलाइसिन के अंदर एसओरियस प्रोड्यूसेस 4 डिस्टिंक्ट हीमोलाइसिन, ऑफ कोर्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। सो दे आर मेंबर और मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन्स। ये कौन से टॉक्सिन्स है, मेम्ब्रेन को डैमेज करने वाले टॉक्सिन्स है, ठीक है। सो एक्ट्स ऑन रेड ब्लड सेल्स। सो आरबीसी के रेड मेम्ब्रेन्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, और लीड टू हीमोलाइसिन और हीमोलिसिस लीड्स टू हीमोलिसिस। सो दे हैव हीमोलाइसिन टॉक्सिन, वो मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन है और वो आरबीसी के मेम्ब्रेन्स के ऊपर काम करेगा और हीमोलिसिस स्टिमुलेट करेगा, हीमोलिसिस होगा उसके वजह से, ठीक है। सो दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय देयर एक्शन ऑन द आरबीसी, ओके। सो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा कैसे है, सो ये अल्फा अलग तरीके से एक्शन करेगा आरबीसी के ऊपर, बीटा अलग तरीके से, गामा अलग तरीके से, डेल्टा अलग तरीके से। सो आरबीसी डिफरेंट, सो दे आर लीथल, लिथैलिटी में डिफरेंस है, एक्शन के अगेंस्ट वो डिफरेंस है। उसके बाद डर्मोनेक्रोटिक और ल्यूकोसाइडल एक्टिविटी है उनकी, ल्यूकोसाइडल, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स को मारेगा। उसके बाद डर्मोनेक्रोटिक लिथैलिटी में और उनके एक्शंस के बारे में, ये उनके इस तरीके से वो डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। नाउ अब ल्यूकोसाइडिन, ल्यूकोसाइडिन या फिर पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन, पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन क्या है देखते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेंटन वैलेंटाइन, दैट इज पीवी टॉक्सिन, ठीक है। आफ्टर दिस डिस्कवरी होने के बाद, सो देर इज 2 कंपोनेंट्स, इट हैज 2 कंपोनेंट, एक फास्ट और दूसरा स्लो। सो पीवी टॉक्सिन के एक फास्ट कंपोनेंट है, एक स्लो कंपोनेंट है। किसके ऊपर बेस है वो, देयर माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन के हिसाब से हमने उनको फास्ट और स्लो बोला है। सो कैसे, माइग्रेशन ऑन कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज कॉलम, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज कॉलम के अंदर अगर डाल दिए तो हमको पता चलेगा वो फास्ट है या स्लो है उनके माइग्रेशन के हिसाब से। बोथ द फ्रैगमेंट्स एक्ट्स सिनर्जिस्टिकली विथ गामा हीमोलाइसिन, सिनर्जिस्टिक मतलब एक साथ, ठीक है। सो सिनर्जिस्टिकली द गामा हीमोलाइसिन से काम करेंगे और डैमेज करेंगे ल्यूकोसाइट्स और आरबीसी को और मैक्रोफेजेस को। दे विल डैमेज ल्यूकोसाइट्स, आरबीसी एंड मैक्रोफेज, ठीक है गाइस। नाउ सिनर्गो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन्स कौन से होते हैं, सिनर्जो जो भी बोलो, हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन, अगेन ब्रेक करके देखो, सिनर्गो या फिर सिनर्जो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन, ठीक है, सिनर्जो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन्स। सो ये गामा हीमोलाइसिन और पीवी टॉक्सिन्स है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज सिनर्गो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन, ठीक है। दोनों को मिलके हम लोग क्या बोलेंगे, सिनर्गो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन। सो इसके अंदर हम लोग को एमसीक्यू आ सकता है, गामा हीमोलाइसिन है, बीटा हीमोलाइसिन है, डेल्टा है, और उसके बाद पीवी के साथ, ठीक है। सो बिकॉज दे आर नॉट एक्टिव इंडिविजुअली, सो ये एकदम एक साथ जब काम करेंगे तब वो एक्टिव है, बट अगर इंडिविजुअली करेंगे तो वो दे आर नॉट एक्टिव, सो दे आर नॉट लीथल, ओके। बट इन कॉम्बिनेशन दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हीमोलाइटिक इफेक्ट और ल्यूसिडाइटिक एक्टिविटी, ल्यूकोसाइडल एक्टिविटी। सो हीमोलाइसिस और ल्यूकोलाइसिस ये कब कर पाएगा, या मतलब मार कब पाएगा इनको, तभी जब ये दोनों एक साथ काम करें, ठीक है। सो देयर आर 6 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल बाय द इंटरेक्शन बिटवीन दीज 3 फ्रैगमेंट्स ऑफ गामा हीमोलाइसिन विद द 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ पीवी टॉक्सिन। सो हमको अब ये पता चला है इनके फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है, किनके, एक पीवी के 2 फ्रैगमेंट है और गामा के 3 फ्रैगमेंट है, तो 6 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे उनके, ठीक है, 3 और 2
3 दूना 3 इंटू 2 6, सो 6 कॉम्बिनेशन है दे हैव, हो गया आगे। सो दिस पीवी टॉक्सिन्स इज एक्सप्रेस ऑन ओहो मर्स स्ट्रेन। सो एमआरएसए स्ट्रेन, एमआरएसए स्ट्रेन कौन सा होता है? मिथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। पीवी टॉक्सिन्स को कैसे एक्सप्रेस किया है? एमआरएसए से, मिथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है स्ट्रेन। सो विच आर एसोसिएटेड विथ community required infections, community sorry, oh my god, not required guys, acquired, okay. So make sure I have made a mistake here, so you should not you should remember this for lifetime, that community not required, it's acquired, community acquired infection. So community acquired infection CAI में कौन सा आएगा? S और ये इसका PV टॉक्सिन, उसको क्या बोलेंगे? MRSA, मिथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। आगे एपिडर्मोलिटिक और एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, एपिडर्मोलिटिक या एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स, दिस टॉक्सिन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेफिलोकोकल स्कार्डेल्ड स्किन सिंड्रोम। सो ये एक सिंड्रोम आ गया भाई, कौन सा है? S4S, स्टेफिलोकोकल स्कार्डेल्ड स्किन सिंड्रोम, ठीक है। सो कौन सा है? एपिडर्मिस से, ऑफ कोर्स तुमको पता चल रहा है नाम से ही, एपिडर्मोलाइटिक, और एक्सफोलिएटिव स्काल्ड, एपिडर्मस से स्किन, स्टेफिलोकोकस से इसलिए स्टेफिलोकोकल स्कार्डेल्ड स्किन सिंड्रोम, टॉक्सिन ET, ठीक है। सो इट कंप्राइज 2 प्रोटीन, ऑफ कोर्स ET है, सो ETA और ETB। सो ये ETA जो है ये क्रोमोसोमल और हीट स्टेबल है, लेकिन ETB जो है वो प्लाज्मिड कोडेड है और हीट लेवाइल है। सो हीट के अंदर ETA ज़्यादा स्टेबल होगा, हीट अगर देगा तो वो स्टेबिलिटी उसकी लूज करेगा ETB, ठीक है। सो ETA इज अ हीट स्टेबल और ETB इज अ हीट लेवाइल, ETA इज अ क्रोमोसोमल और ETB इज अ प्लाज्मिड कोडेड, ठीक है गाइज। सो नाउ the staphylococcal scarlet skin syndrome, staphylococcal scarlet skin syndrome often occurs in newborn and children more than adults. of course ये ज़्यादा dangerous किसके लिए है? ये newborns और childrens के अंदर ये syndrome अपने को दिखाई देता है, ठीक है। so illness may vary from localized tender blisters and bullae formation to exfoliation or separation of outer epidermal layer leaving denuded underlying skin, and the latter is called as a Nikolsky sign. निकोल्स्की साइन से वो हम लोग उसको बोलेंगे। फिर से, इलनेस मे वेरी फ्रॉम लोकलाइज टेंडर ब्लिस्टर्स, मतलब एक लोकलाइज टेंडर ब्लिस्टर्स से लेकर ये इलनेस कैसा कैसे दिखेगा? एक तो लोकलाइज टेंडर ब्लिस्टर भी बना सकता है और दूसरा वो बूले फॉर्मेशन भी कर सकता है, ठीक है। और लास्ट कहाँ तक जाएगा? वो एक्सफोलिएशन तक जाएगा या फिर सेपरेशन ऑफ आउटर एपिडर्मल लेयर। सो एपिडर्मल लेयर भी निकल सकता है उसका सेपरेशन, लिविंग डेनुडेड, वहाँ पर डेनुडेशन छोड़ देगा वो स्किन के अंडरलाइंग स्किन, देयर आर लिविंग डेनुडेशन अंडरलाइंग स्किन। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे निकोल्स्की साइन। सो व्हाट इज निकोल्स्की साइन? निकोल्स्की साइन, ठीक है। सो guys, this is MCQ. So this book is full of MCQ guys, so this is a really important book to study. Okay, the mucous membranes are usually sprayed. of course इसका mucous membrane कैसा होगा? sprayed होगा, spreaded, ठीक। so severe form in the newborn is called a Ritter syndrome.
ओके, रिटर सिंड्रोम इज दिस। सो रिटर सिंड्रोम्स किसके अंदर दिखाया करेगा, अभी देखो ये सिंड्रोम किस में है, ये सिंड्रोम किसको कॉज करेगा, इन्फेक्शन, न्यूबॉर्न्स और चिल्ड्रंस को, ठीक है। और उसका सीवियर फॉर्म कौन सा होगा, रिटर सिंड्रोम ऑफ कोर्स। सो कैरेक्टराइज बाय, तो उसका ऑफ कोर्स ये सिंड्रोम है तो लॉट ऑफ सिम्टम्स होंगे उसके। एक तो होगा फीवर, दूसरा होगा लिथार्जी और इरिटेबल विद द पुअर फीडिंग, ठीक है, इरिटेबिलिटी होगा। सो तीन है, कौन से, FLI। सो फीवर, लिथार्जी और इरिटेबिलिटी, FIL, फाइल, FILE, फाइल। सो इसका अगर ये रिटर सिंड्रोम्स के सिम्टम्स अगर अपने को याद रखने हैं तो इसका निमोनिक्स बन जाएगा F, ठीक है, ILE। सो F से हो गया फीवर, I से होगा इरिटेबिलिटी और LE से हो गया लिथार्जी, ठीक है। दूसरा माइल्डर फॉर्म्स क्या है, सीवियर फॉर्म्स देख लिया हमने। माइल्डर फॉर्म्स पैम्फिगस नियोनेटोरम और बुलस इम्पेटिगो। सो दीज आर पैम्फिगस नियोनेटोरम और बुलस इम्पेटिगो, जो स्किन का डिजीज है वो माइल्डर फॉर्म है, ठीक है। एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन्स प्रोड्यूस स्ट्रेन्स, दिस एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन्स जो भी है वो एक स्ट्रेन्स प्रोड्यूस करेगा जो बिलोंग करेगा एस और एस के बैक्टीरियोफेज ग्रुप 2 को, ठीक है। सो एपिडर्मोलाइटिक toxins will produce a strains which belongs to the S और S बैक्टीरियोफेज ग्रुप 2 को, ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा ये, ठीक है। आगे अब एंटेरोटॉक्सिन्स क्या है, वो हम एंटेरोटॉक्सिन्स के अंदर देखेंगे। एंटेरोटॉक्सिन्स इज एक्सप्रेस बाय नियरली 50% ऑफ द एस और एस स्ट्रेन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग। जैसे मैंने बताया था शुरुआत में एंटेरोटॉक्सिन्स होता है, सो 50% स्ट्रेन के अंदर एस और एस के, ठीक है, और वो फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग। ये स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग का मैंने एक MCQ पूछा था कुछ लास्ट के कुछ वीडियोस में, सो उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा था। तो रिमेंबर दिस इज एंटेरोटॉक्सिन्स व्हिच कॉज दिस फूड पॉइजनिंग, स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग, ओके। देन इट इज परफॉर्म टॉक्सिन, इट इज प्री फॉर्म, प्री मतलब पहले से फॉर्म हुआ टॉक्सिन है। इट इज प्री फॉर्म टॉक्सिन्स सो सिक्रीटेड इन फूड, ऑफ कोर्स फूड में सिक्रीट हो जाएगा बिफोर कंजम्पशन। सो कंजम्पशन, फूड खाने से पहले ही फूड के अंदर वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो इट कैन एक्ट रैपिडली, ओके, सो बहुत जल्दी से एक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट द इंक्यूबेशन पीरियड ये क्या होगा, 1 से 1 to 6 आवर्स होगा। सो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑप्शन था, ये एक ऑप्शन था फूड स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग का, ठीक है, उसके अंदर। सो 1 to 6 आवर्स उसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। दूसरा साइड ऑफ एक्शन क्या है, द टॉक्सिन स्टिमुलेट्स द वेगस नर्व। ओ, सो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, वोमिटिंग होगा ना, ऑफ कोर्स। एंड देन वोमिटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन, ऑफ कोर्स, सो इट विल स्टिमुलेट द वेगस नर्व और वोमिटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। So it also appears as stimulates to the intestinal peristaltic activity. So peristaltic activity stimulate करेगा और vomiting center और vagus nerve को stimulate करेगा. So these are the site of action. ठीक, of course अभी ये इससे क्या क्या होगा, symptoms तो पता चल गया अपने को, डायरिया होगा, vomiting होगा, है ना। So देखते हैं अभी क्या होगा, इन्होंने क्या दिया है। So staphylococcus food poisoning is characterized by of course nausea, of course vomiting, साइट ऑफ एक्शन से पता चल रहा है, ओकेजनली डायरिया, ऑफ कोर्स पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी ज़्यादा है तो डायरिया, और ऑफ कोर्स वोमिटिंग हुआ, डायरिया हुआ तो लूज फ्लूइड लॉस हो जाएगा तो हाइपोटेंशन, और फ्लूइड लॉस है तो डिहाइड्रेशन। सो इसी से रिलेटेड ये सिम्टम्स वी विल मैनेज, ओके। हाउएवर देयर इज नो फीवर, मेक श्योर देयर इज नो फीवर, ओके। सो सिम्टम जनरली रिजॉल्व विद इन 8 to 10 आवर्स। सो ये जो सिम्टम्स है 8 to 10 आवर्स के अंदर रिजॉल्व हो जाएंगे, मतलब ठीक हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और दूसरा इसके अंदर फीवर नहीं आता। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, मेक श्योर, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है इसका, ऑफ कोर्स फूड हैंडलर, नोज डिगिंग, सो बताया था ना हमने,
सो कैरियर ऑफ द एस ऑरियस, सो देर इज नो सेकेंडरी स्प्रेड, सेकेंडरी स्प्रेड नहीं होता इसका। ठीक, आगे चलते हैं। मोस्ट कॉमन फूड आइटम्स इन्वॉल्व आर मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर हो जाएगा, बेकरी फूड के अंदर, कस्टर्ड्स के अंदर, ठीक है, पोटैटो सलाड्स या फिर प्रोसेस मीट्स जो होता है, ये सारे कैरियर है, इसका मतलब इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, सो इट इज द हीट स्टेबल टॉक्सिन, ऑफ कोर्स इट इज हीट स्टेबल है। सो जो ETA के अंदर दिखा था सेम लाइक इट इज द हीट स्टेबल। सो इट इज द रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक जूस। ओहो, गैस्ट्रिक जूस, इसका मतलब pH से भी ये बच जाएगा। सो सीरोटाइपिंग के अंदर अगर हम लोग ने देखा, सो सीरोटाइपिंग के अंदर इंट्रोटॉक्सिन्स कैन बी टाइप्ड इनटू मेनी सीरोटाइप्स, एक AEGI RT और 4 या फिर V। ठीक है, सो टाइप A इज द मोस्ट कॉमन टू कॉज फूड पॉइजनिंग। सो इसके अंदर अभी देखो इसके जो सीरोटाइपिंग, इसके जो टाइप्स है, एक A है, G, R और 5। सो ये AE जो है ये ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन, ठीक है। सीरोटाइप F जो है डज नॉट कॉज अ फूड पॉइजनिंग बट कॉज अ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, TSS। सो अब हम देखेंगे तब अपने को पता चलेगा कि टॉक्सिन टाइप A जो है वो फूड पॉइजनिंग के लिए वेरी कॉमन है, लेकिन टाइप B जो है, मतलब टाइप F जो है, सीरोटाइप F जो है वो फूड पॉइजनिंग कॉज नहीं करेगा, लेकिन TSS कॉज करेगा, मतलब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करेगा। लेकिन सीरोटाइप J, Q और O जो है, U जो है, JQU are the enterotoxins like other toxins। ठीक है, so S और S enterotoxins are also responsible for some causes of pseudomembranous colitis। pseudomembranous colitis cause करने के लिए भी S और S responsible है following use of broad spectrum antibiotics। ठीक है, so pseudomembranous colitis हो जाएगा अगर broad spectrum antibiotic यूज करने के बाद। ठीक है, S और S के वजह से। ठीक है, अब हम देखते हैं डिटेक्शन ऑफ एंट्रोटॉक्सिन्स के साथ है। सो दीज एंट्रोटॉक्सिन्स इन द फूड इज कैरिड आउट बाय ELISA और द लेटेक्स अग्लूटिनेशन टेस्ट और बाय डिटेक्टिंग द एंट्रोटॉक्सिन जीन बाय मल्टीप्लेक्स PCR you know ना, polymerase chain reaction, this is polymerase chain reaction। so detection of enterotoxins in food is carried out by ELISA। सो ELISA नाम की ELISA जो टेस्ट है या फिर लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट है, उससे हम एंट्रोटॉक्सिन्स का डिटेक्शन करेंगे फूड में। ठीक है, सो हम क्या देखेंगे उसके अंदर, एंट्रोटॉक्सिन जीन के बारे में, जीन को देखेंगे। ठीक है, कौन से टेस्ट से, PSR करके, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो ट्रीटमेंट इज एंटायरली सपोर्टिव बाय कलेक्टिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सो ट्रीटमेंट के अंदर क्या करेंगे, ऑफ कोर्स फ्लूइड करेक्ट करो, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस था वो करेक्ट करो, हो गया। दिस इज सपोर्टिव ट्रीटमेंट है बस उसकी। अब ये देख लो तुम थोड़ा सा, हीमोलाइसिस ऑफ द स्टेफिलोकोकस ऑरियस और देयर एक्टिविटी जो हमने देखा है वो शॉर्ट एक बॉक्स के अंदर थी। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। सो अल्फा हीमोलाइसिन क्या करेगा, इट इज इनएक्टिवेटेड एट थोड़ा सा एक्टिविटी 70 डिग्री सेंटीग्रेड, इनएक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन उसको अगेन रीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, पैराडॉक्सिकली वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को के टाइम पे वो अगेन रीएक्टिवेट होगा, मतलब 70 से 100 के अंदर वो इनएक्टिवेट होगा, ठीक, और 100 डिग्री से वो एक्टिवेट हो जाएगा। और दिस इज बिकॉज 60 डिग्री सेंटीग्रेड्स आर अल्फा हीमोलाइसिन कंबाइंस विथ heat labile inactivator which gets denuded at 100 degree centigrade। so it possesses a lethal leucocidal or dermonecrotic, cytotoxic and neurotoxic activities। these are the its characteristics, ये सब वो कर सकता है। और it lyses the RBC और is less active against sheep and human RBCs। so RBC, रैबिट के RBC जो है उसके अगेंस्ट उसको वो मार सकता है,
ठीक, अल्फा हिमोलाइसिन। लेकिन ह्यूमंस और शीप के जो आरबीसी है उनसे वो उनके अगेंस्ट वो लेस एक्टिव है, तो इससे कम खतरा है, ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा बीटा हिमोलाइसिन। सो बीटा हिमोलाइसिन्स के एक्टिविटीज़ के बारे में अगर हम देखेंगे तो स्पिंजोमाइलिनेज नाम का जो एंजाइम है वो नेचर के अंदर होता है। सो ये क्या करेगा, स्पिंजोमाइलिनेज लाइजेस द शीप आरबीसी ऑफ कोर्स, बट ह्यूमन आरबीसी और रैबिट आरबीसी को नहीं लाइज करेगा। सो दे एग्जिबिट हॉट और कोल्ड फिनोमेना। सो हॉट कोल्ड फिनोमेना कौन एग्जिबिट करेगा भाई, बीटा हिमोलाइसिन। दैट इज उसके अंदर क्या होता है, हिमोलाइसिस स्टार्ट्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड में बीटा हिमोलाइसिन से पता चलेगा कि हिमोलाइसिन स्टार्ट हो गया, बट बिकम्स एविडेंट ओनली आफ्टर चिलिंग। तो हमको पता चल एविडेंट मतलब उसका दिखाई कब देगा या फिर रिस्पॉन्स कब देगा, जब चिलिंग करेंगे हम उसका, तब। गैमा हिमोलाइसिन। गैमा हिमोलाइसिन हैज अ 3 प्रोटीन फ्रैगमेंट्स। ठीक है, सो विच एक्ट्स टुगेदर द ल्यूकोसिडीन्स टू एग्जिबिट द हीमोलाइटिक एक्टिविटी। जैसे हमने सिरिंजो हाइमेनोट्रॉफिक जो देखा था वो। ठीक है, सो इट लाइज द रैबिट, शीप और ह्यूमंस, तीनों के लिए ये डेंजरस है। आरबीसी ट्राइज करेगा रैबिट के भी, शीप के भी और ह्यूमंस के भी। अब डेल्टा हिमोलाइसिस, सो दीज आर मोस्ट डेंजरस। ठीक है, डेल्टा इट हैज अ डिटर्जेंट लाइक एक्शन, सरफेक्टेंट की एक्शन है इसकी। ठीक है, डेल्टा। सो इट लाइजेस द रैबिट, शीप और ह्यूमंस और हॉर्स भी आ गया। सो ये इससे भी ज़्यादा डेंजरस। सो इट ऑल्सो लीथल, ल्यूकोसाइडल और डर्मोनेक्रोटिक। सो सबके कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्टिविटीज़ पता चल गई। सो इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं। सो इसको बार बार सुनो। आपको क्या करना है, बस आगे ओपन करना है और सुनना है। बोलने का काम मैं कर रहा हूँ, जितना मेरे तरफ से उसको ये एक्सप्लेनेशन हो पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू लिसन। कब देखना है, ऐसा भी नहीं कि बैठ के ही देखो, कभी भी चलते फिरते ट्रैवलिंग कर रहे हो तब भी आप देख सकते हैं इसको। मतलब इजी, दैट्स व्हाई आई से ना, इट इज़ इजी वे टू स्टडी। ठीक है गाइस, सो बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ दिख भी रहा है आपको। और बुक खरीदना है तो बुक वहाँ पर मैं लिंक देता हूँ, अमेज़ोन की लिंक दी है, तो वहाँ पर देख लेना। ठीक है, माइक्रो कैप्सूल। माइक्रो कैप्सूल के अंदर क्या होगा, सम स्ट्रेन्स ऑफ एस ऑरियस हैव पॉलीसैकेराइड माइक्रो कैप्सूल्स विच इनहिबिट्स द फैगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, सम स्ट्रेन्स ऑफ एस ऑरियस। सो एस ऑरियस के कुछ स्ट्रेन्स हैं। ठीक है, दे हैव अ पॉलीसैकेराइड माइक्रो कैप्सूल। ठीक, वो क्या करेंगे, फैगोसाइटिस को इनहिबिट करेंगे। फैगोसाइटिस का काम है न्यूट्रोफाइल का, हो गया। सो द कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड्स आर ज्यूटेरियोनिक। सो उसके अंदर क्या है, ओ यार ये हो गया अपना, व्हाट आई एम डूइंग, दिस वी हैव डन। ओके, सो ज्यूटेरियोनिक आयन किसके लिए रिस्पॉन्स होता है, पर्सनेप्सिस फॉर्मेशन। चलो एक बार वापस हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, ओके गाइस। सो हम टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन ये जो है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। दिस वाज आवर पार्ट 1। ओके, सो बिकॉज 1 आवर्स तक का हो जा रहा है, और एक बताना है आपको कि व्हाट यू कैन डू। एक बार आपने अच्छे से देख लिया इस वीडियो को, मीन्स द सेम लेंथ विथ सेम लेंथ, और आपको जब रिवाइज करना होगा तो आपको क्या करना है कि सेटिंग में जाना है इसके, सेटिंग इन द सेंस, तो यहाँ जाने के बाद सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर प्लेबैक स्पीड। सो प्लेबैक स्पीड यहाँ पर इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो। नॉर्मल में एक बार सुन लेना, फिर रिवाइज करते समय थोड़ा फास्ट, एक बार अच्छे से क्लियर हो गया तो फास्ट आप आपका टाइम सेव करने के लिए देख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। सो इस तरीके से आप उसको कस्टम भी कर सकते हैं स्पीड को। ठीक है, सो आई यूज टू सी 1.25। फिर जब अच्छे से एक बार ये सब ध्यान में हो जाएगा तो ये स्पीड के थ्रू हम देख सकते हो। मतलब 1 घंटे का वीडियो अब अगर हम 2 के स्पीड से देखेंगे तो आधा घंटे में हो जाएगा, तो रिविजन हमारा आधा घंटे में हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी। दिस इज डॉक्टर अनिल।
easy way to study Dr. Anil Books channel. So hope you all like this. को पसंद आया हो तो शेयर करो आपके दोस्तों के साथ भी, बिकॉज नॉलेज जब शेयर करोगे तभी बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होने दो। ठीक है, हमारा एम क्या है? गुड नॉलेजेबल डॉक्टर बनना। ठीक है, सो इंडिया को फ़ायदा है। ओके गाइस, थैंक यू, गुड डे, हैव अ हैप्पी लर्निंग।